नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल पर आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्या भारत में खाद्यान्न संकट आएगा या नहीं आएगा। इस तथ्य को हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से प्लस वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार से देख सकते हैं, तो उसको हम एक जानने का प्रयास करेंगे। ये पक्ष और विपक्ष दोनों तरह का ये टॉपिक होता है, तो इसमें यदि परिस्थितियाँ कोई अलग आ जाए तो स्थितियाँ भी बदल जाती हैं। ये साथ साथ हम बात करते रहेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इनमें हम एनालिटिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं। हम एक विश्लेषण कर रहे हैं, जो ऑडिटोरियल वगैरह होते हैं उनको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या तथ्य हो सकता है, इकोनॉमिक्स क्या कहता है, स्थितियाँ क्या कहती है। हमें इन सभी बातों को गौर करना होता है। तो देखते हैं हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। मेरा ये तर्क है कि क्या भारत में खाद्यान्न संकट होगा, खाद्यान्न के प्रति, अनाज के प्रति संकट आएगा। तो मेरे व्यू से भारत में खाद्यान्न संकट नहीं आएगा। इसका कारण क्या है, पेज के बीच में लिखना, भारत में खाद्यान्न संकट नहीं होगा। क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि कोविड-19 के कारण भारत में खाद्यान्न संकट आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं होगा, इसके दो रीजन हैं। एक तो ये है कि भारत में खाद्यान्न जो है 7 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न एक्स्ट्रा होता है, ध्यान रखना। पहला कारण तो यही है कि भारत में 7 करोड़ टन अनाज आवश्यकता से अधिक होता है। अब देखिए, 7 करोड़ टन अनाज आवश्यकता से अधिक होता है, तो अपने आप में एक रीजन है कि संकट नहीं आएगा। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि जो कोविड-19 के कारण प्रवासी मजदूर अपने घर पर आ चुके हैं। कोई यूपी में काम करता था, कोई बेंगलोर में काम करता था, कोई फैक्ट्री में काम करता था, एक्सेट्रा, जहाँ भी वो काम करते थे, वो वापस अपने घर पर आ गए। अब इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम इकोनॉमिक्स के दायरे में रख कर देखेंगे। देखिए, प्रवासी मजदूर हैं। आप इतना जानते हो कि ये कोविड-19 के कारण अपने घर आ गए हैं। अब देखिए, जब ये अपने घर आ गए हैं तो इस महामारी को देखते हुए या जिस तरीके से ये आए हैं, आप रोज न्यूज़पेपर के टच में हो, क्या आपको लगता है कि ये 15 दिन बाद बस पकड़ेंगे और वापस चले जाएंगे? जनरल बात कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल नहीं। ये इस टाइम नहीं जाएंगे। अब ये कब जाएंगे आने वाला वक्त बताएगा, और ये महामारी बताएगी कि कब जाएंगे ये। और हो सकता है जाए भी ना, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में कई स्टेटमेंट देख रहे हो कि हम रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन अपने घर में रहेंगे। ये आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो। तो ये जो हालात हम देख रहे हैं, उस तरीके से हम ये कह सकते हैं, जब वो गांव में आ गए तो गांव में मजदूरों की संख्या कैसी हो गई? ज्यादा। अब मजदूरों की संख्या जब ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये भी मैं कह सकता हूँ, इकोनॉमिक्स की भाषा में ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो लेबर है,
जो श्रम है ये भी क्या हो गया, ज़्यादा। अब मुझे ये बताइए, यदि ये लेबर ज़्यादा हो गई, श्रम ज़्यादा होगी, तो ये तो हम कह सकते हैं कि भाई जो प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं, वो जिन लोगों ने अपने खेत दे के गए थे, वो भाई आप हमारी खेत में आप बुआई कर लेना और हमारा इतना हिस्सा देना, बंटाईदार बोलते हो जिसको आप। तो ये जो ज़मीन मालिक है, जो छोटे छोटे किसान है, ये क्या करेंगे, अपनी ज़मीन को बंटाईदारों से वापस ले लेंगे। अब वापस ले लेंगे और खुद खेती करेंगे। क्लियर? तो एक लाइन लिखिए, ज़मीन के मालिक बंटाईदारों से भूमि वापस लेकर खुद खेती करने लगेंगे। ऐसी संभावना है, और आप भी देखना ये मिलेगा, क्योंकि ये जो आए हैं ये करेंगे क्या, कुछ तो करेंगे। ये इनके पास जो ज़मीन थी उस पर खेती करेंगे ये, और खेती ओबियसली बात है, ये तो बाहर थे, तो इनका खेत किन्हीं के पास था, तो उससे ये वापस ले लेंगे। अब मुझे ये बताइए, एक प्रैक्टिकल बात है, यदि हम, एक तो हमने ज़मीन दी, जैसे मैंने ज़मीन दी किसी को, यदि मैं ज़मीन दूंगा तो ठीक है भाई, मेरे को तो मेरा दे दे, जितना हिस्सा देना है दे दे, तो वो भी क्या करेगा, मेरे को मेरा हिस्सा दे देगा। और उस ज़मीन को कैसे रखेगा, क्या वो उस ज़मीन में उतनी मेहनत करेगा जितनी मैं कर सकता हूँ, भाई बीज भी डालना, खाद भी डालना, उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का प्रयास करना, तो उसकी संभावना कम है। लेकिन यदि मैं खुद करूँगा तो फिर मैं उसके अंदर पानी, बीज, टेक्नोलॉजी सबको मैं शामिल करूँगा। तो मैं, आप ये कह सकते हैं भूमि में पानी, दवाइयाँ, खाद ज़्यादा दी जाएगी, पहले की बजाय ज़्यादा देंगे। आप खुद देख लीजिए, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक तो आपका कमरा साफ करती है आपकी मेड, आपके घर में जो नौकरानी है, जो मेड है, वो कमरा साफ करती है, एक आप साफ करते हो, बढ़िया कौन साफ करेगा? तो इसका जवाब यही है। तो जो बंटाईदार, वो तो कम उस पर खर्चा करते थे, लेकिन जो खुद मालिक है वो ज़्यादा करेगा। अब ये ज़्यादा करेगा तो आप खुद देखिए उत्पादन कैसा होगा, ज़्यादा, और भूमि की उत्पादकता कैसी हो जाएगी, ये भी ज़्यादा। भूमि की उत्पादक, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ज़्यादा होगी। अब दोनों ज़्यादा हो गई, इसका मतलब आप खुद देख लीजिए कि आय भी बढ़ेगी, मांग भी बढ़ेगी, सब होगा, तो खाद्यान्न संकट नहीं होगा। हम जब कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो खाद्यान्न संकट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, इसमें जो सहयोग होना चाहिए वो भारत सरकार का होना चाहिए। इस पूरे प्रक्रम में आप कह सकते हो कि यह सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो फिर सरकार करे क्या? सरकार क्या करे? सरकार दो काम कर सकती है। एक तो एमएसपी को बढ़ाए,
एमएसपी, मैं पूरा टॉपिक बताऊंगा एमएसपी के बारे में, बस थोड़ा वेट कर जाइए। इसके बाद में हम इकोनॉमिक्स स्पेशल जब चालू करेंगे तो उसमें आपको कुछ इकोनॉमिक्स के जो मेन टॉपिक है जो नए ऐड हुए हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। एमएसपी को बताएं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? न्यूनतम समर्थन मूल्य ये होता है कि सरकार जो है आपको आपकी फसल का एक न्यूनतम मूल्य जरूर देगी, चाहे स्थितियां कुछ भी हो। सरकार आपको आपकी फसल का एक न्यूनतम मूल्य जरूर देगी, चाहे स्थितियां कैसी भी हो। बस इतना समझ लीजिए। जैसे गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है ना, कहने का मतलब ये होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स प्रभावित होती है। इकोनॉमिक्स प्रभावित कैसे होती है? जैसे मान लीजिए फसल ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमत कम होगी। इसी तरीके से यदि प्रोडक्शन कम हो गया तो मांग ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी। तो सरकार इन दोनों को बैलेंस मानकर चलती है, बैलेंस रख कर चलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे फसल ज़्यादा हो चाहे कम हो, आपको तो इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको बढ़ावा दे दें। क्लियर? दूसरा, कृषि उत्पाद का उचित मूल्य दे। कृषि उत्पाद का उचित मूल्य दे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको उचित मूल्य दे। आप कह सकते हो कि उसका रेट बढ़ाए, प्रति क्विंटल रेट बढ़ाए उसका। अब रेट बढ़ाए, एमएसपी बढ़ाए, एमएसपी बढ़ाए तो भी किसानों के पास पैसा आया। कृषि उत्पाद का जो उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है उसका भी मूल्य बढ़ाया तो किसानों के पास पैसा आया। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम ये निकलेगा कि जो किसानों की जो आय है, इनकम जो है, ये ज़्यादा होगी। अब आप देख लीजिए, जब किसानों की आय ज़्यादा होगी इसका मतलब उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो खरीदारी करेंगे, और खरीदारी करेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग जनरेट होगी। इस तरीके से कृषि के माध्यम से मांग को जनरेट किया जा सकता है। मेरे तर्क के आधार पर यदि मैं आपसे बात कहूं तो मेरा तर्क यही है कि यदि किसान उद्योगों की बजाय कृषि पर ज़्यादा ध्यान दे तो मांग को ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि जो उद्योगों में मजदूर काम करते थे वो तो घर आ गए, उनकी तो कमी होगी उधर, और मजदूरों के बगैर फैक्ट्रियां चलना मेरे हिसाब से मुश्किल ही होता है। तो वो प्रभाव वहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। इस कारण से एक तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं यदि एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से देखें। एक तो आपसे ये बन सकता है कि क्या भारत में खाद्यान्न संकट होगा? भारत में स्पष्ट करें, नहीं होगा तो क्यों, होगा तो क्यों? तो नहीं होगा तो उसका रीजन ये है। और यदि हम ये बात करें कि उद्योगों की बजाय कृषि को सपोर्ट करके मांग पैदा की जा सकती है, कैसे? इस तरीके से, इसका रीजन है ये। हालांकि अर्थशास्त्री जो है, अमर्त्य सेन है, अभिजीत बनर्जी है, उन्होंने यही कहा है कि भारत में गरीब और ज़्यादा गरीब होगा। ये कुछ इकोनॉमिक्स के आंकलन है, क्योंकि सबके अपने तर्क है, मैंने पहले ही कहा आपको। तो आप एक चाहो तो एक नोट डालकर एक बात लिख दीजिए, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, ये आप जानते ही हो, के अनुसार भारत में गरीब और ज्यादा गरीब होगा। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है इकोनॉमिक्स के आधार पर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना,
इन्होंने एक बात कह दी कि भारत में गरीब और ज्यादा गरीब होगा, कोविड-19 के मामले में कहा है इन्होंने। वास्तव में देखा जाए तो इन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। इस तरीके की महामारियां जब भी आई है, ये स्थितियां आई है, और इकोनॉमिक्स बात भी यही करता है। वर्तमान परिस्थितियों को आप देख भी सकते हो, लेकिन ये हम आगे की बात कर रहे हैं कि सरकार सहयोग करे और ऐसी स्थितियां बन जाए जो कि बनने की संभावनाएं ज्यादा है, समझे ना, बनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि हम वही बात करेंगे जिसकी संभावनाएं ज्यादा होगी। अब कहने को तो आप कह दो, जब वो तो वापस चले जाए तो ये सिस्टम नहीं होगा, लेकिन इसकी संभावना कितनी है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। आप किसी मजदूर से जाके पूछिए यूपी कब जाएगा, बेंगलोर कब जाएगा, पूछ के देखो, आपको एक नज़र देखता रह जाएगा। वो कहेगा यार बड़ी मुश्किल से पैदल चल चल के यहाँ पर आए हैं हम, और आप हमें कह रहे हो वहाँ चले जाएं। कम से कम 6 महीने तो रहेंगे, और 6 महीने काल होता है, ये ध्यान रखना। 6 महीने मिनिमम तो रहेंगे ही रहेंगे। तो फिर ये स्थितियां पैदा होगी। तो हम जो बातों को समझते हैं, मेरा उद्देश्य है इसके माध्यम से आपको कोई फैक्ट उपलब्ध करवाना नहीं है, आपको किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्टिव या इस तरीके से क्वेश्चन कितना होता है, या किसने कहा कि गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य जो आपको है वो आपके अंदर एक समझ पैदा करना है कि आप जब किसी से बात करो तो तर्क युक्त बात कर सको। और वर्तमान में जो IAS मेंस है और RAS आपका, इनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेन के हो, आपको ऐसे ही झलकियां मिलेगी। और यदि आप तर्कयुक्त कोई बात नहीं कहते हैं तो फिर वहाँ हम सफल नहीं हो पाते हैं। हमने कहा खाद्यान्न संकट नहीं होगा, हमारे कहने से नहीं होगा। हम ये कहते हैं यार बहुत हो जाता है यार खाद्यान्न, तो क्या है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, हमें तर्कयुक्त बात करनी पड़ेगी। 2 तर्क हम दे सकते हैं आपके सामने। 7 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता, जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन भारत में आवश्यकता से अधिक होता है तो ऑब्वियसली बात है संकट की बात नहीं कर सकते हम। दूसरी बात, जो ये मजदूर अपने घर आ गए हैं, ये अपनी ज़मीन पर तो खेती करेंगे, और ज़मीन पर जब खेती करेंगे तो अपना 100% देंगे ये, क्योंकि इस ज़मीन को तो छोड़कर वो बाहर गए थे। यहाँ पर 100% देंगे, 100% देंगे, इसका मतलब आप देख लीजिए फिर प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। दूसरी बात, आप ये भी कह सकते हो जैसे लेबर है, लेबर ज़्यादा है कि अब लेबर ज़्यादा आ गई तो ऑब्वियसली बात है मज़दूर कैसे मिलेंगे। आप दूसरे रूप में देखो तो मज़दूर भी सस्ते मिलेंगे, और मज़दूरों की संख्या ज़्यादा होगी, सस्ते मिलेंगे तो कॉस्ट कैसी होगी, कम, मतलब लागत कम लगी तो किसानों की आय कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। आप ये ऐसे मत समझिए, ध्यान रखना, ये जो किसानों की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लघु और सीमांत किसान हैं, मतलब छोटे तबके के किसान हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में लघु और सीमांत किसान जो है 85% है, 85% है। यदि 100 किसान खड़े हैं तो उनमें से 85 किसान जो है वो छोटे तबके के किसान हैं। मैं उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ। 85% बहुत ज़्यादा होते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, स्टार डाल के लिखिए यहाँ पर, भारत में लघु व सीमांत किसान 85% है। और एक चीज़ और जोड़ दीजिए, जब ये लेबर ज़्यादा होगी, मतलब मज़दूरों की संख्या ज़्यादा होगी और लेबर ज़्यादा होगी, इसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगी, श्रम कैसी होगी, सस्ती। श्रम सस्ती होगी तो लागत कैसी आएगी, कॉस्ट कम आएगी। अब आप खुद देखिए, किसी भी वस्तु के निर्माण में या किसी भी प्रक्रिया को चलाने के लिए यदि लागत कम आती है तो ऑब्वियसली बात है
आय कैसी होगी? ज़्यादा होगी। अब आप देखिए, यदि हम किसी भी चीज़ को इतना समझ लीजिए, हम ये कहें ये मार्कर बनाया, इस मार्कर को हमने बनाया और इसको बनाने की प्रक्रिया में हमारा खर्चा कम आया। अब यदि खर्चा कम आएगा तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा इसका मतलब इनकम ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि अपने जो नेबरिंग कंट्री चल रही है, उस नेबरिंग कंट्री के बाद में हम इकोनॉमिक्स के कुछ स्पेशल टॉपिक लेके चलेंगे, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए करेंगे। पूरी इकोनॉमिक्स तो देखो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो जो भी पॉइंट्स आपके होंगे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनको मैं यहाँ करूँगा और इसके माध्यम से आप में मैं वो क्षमता पैदा कर रहा हूँ, उसका प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जब मैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक कराऊँ तो आप उसको समझ सके। लागत कम होगी तो क्या होगा? ओबियसली बात है, लागत कम होगी आय ज़्यादा होगी, लागत ज़्यादा होगी आय कम होगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ भी आप इसको किसी भी तरीके, किसी भी रूप में आप देख सकते हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने भारत में खाद्यान्न संकट नहीं होगा इस टॉपिक पर चर्चा की और इसके पक्ष में हमने बात की और इसके माध्यम से इकोनॉमिक्स की समझ को पैदा करने का प्रयास किया, ताकि आने वाले समय में जब हम टॉपिक स्टार्ट करें तो एक ऑटोमेटिक आप में एक समझ पैदा हो जाए। इसी दृष्टि से हमने पिछले बैकग्राउंड में अमेरिका, ताइवान, चीन विवाद में उलझा भारत, इस टॉपिक पर चर्चा की थी। तो उससे क्या है, हमारे सामने एक सिनेरियो बन जाता है, एक सिस्टम तैयार हो जाता है, फिर हम उसके अंदर सांचा जो बनता है उसके अंदर अपनी कड़ियों को पिरो सकते हैं और एक अच्छा आंसर और एक अच्छी सोच और किसी भी क्वेश्चन को करने की क्षमता ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।